आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृतवाच्य, ठीक है, यानी कि पितृवाच्य। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? निम्नलिखित में कौन सा पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वसंत तिलका। वसंत तिलका नामक छंद है, वर्णिक छंद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका, संचारी भावों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33 है, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे है आपका चौथा सवाल, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सहारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरोधाभास। कल का भी टेस्ट लगा रहे थे, उसमें भी अलंकार बहुत ज़्यादा पूछा गया था, लगभग मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन था अलंकार से, है ना। तो आज भी देख रहे हैं अलंकार काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो अलंकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पूरी तरह से बता नहीं सकते। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विरोधाभास। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और दोस्तों पाँचवा सवाल है आपका, काव्य आभूषण है कौन सा? अलंकार प्रत्यय उपसर्ग विशेषण क्या है? काव्य आभूषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह भी क्या है? एक अलंकार है। काव्य आभूषण है, एक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी हूँ। वाह, राजू की माँ बहुत दुखी हूँ, अशुद्ध बोल रहा है, तो यही तो अशुद्ध लग रहा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजू की माँ बहुत दुखी हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट वाक्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका सातवां सवाल, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो संधि विच्छेद भी आप देख लीजिएगा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पीत जोड़ अंबर, ठीक है। पीत जोड़ अंबर पीताम्बर का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आठवां सवाल है आपका, चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर का सवाल है आपका, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी से भरा एक गिलास लाओ। पानी से भरा एक गिलास लाओ, पद क्रम की दृष्टि से ये जो वाक्य है वाक्य शुद्ध है, ठीक है। यह असली गाय का दूध है, यह इनकरेक्ट है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, यह भी इनकरेक्ट है। अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, यह भी इनकरेक्ट है। बोल रहा है कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पानी से भरा एक गिलास लाओ, यह क्रम यानी कि सही है। पानी में पहले पानी से एक गिलास भरा हुआ है, उसको लाओ, क्रम सही है ना। यह असली गाय का दूध है, गाय का नकली होता है क्या? गाय का तो है ना, आपको क्रम देखने में ही लग रहा होगा ये इनकरेक्ट है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर काटकर खरगोश के खिलाओ, ये बनता है वाक्य, लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया है। बोल रहा है पद क्रम की दृष्टि से, है ना, समझ रहे होंगे आप। फिर बोल रहा है अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। देखो परदेश से जब चला ही है तो उसको पत्र लिखने का क्या जरूरत है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी से भरा एक गिलास लाओ। अगले सवाल पे चलते हैं और 10 नंबर का सवाल है आपका, यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक लघु और 2 गुरु, एक लघु और 2 गुरु, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 11 नंबर का सवाल, उदित उदम गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक सेऊ संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। अलंकार बताइए इसमें कौन सा है? थोड़ा अलंकार जो है दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा पूछा जाता है, तो अलंकार आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक। रूपक अलंकार है इसमें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर का सवाल है आपका, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिया प्रबंध, ठीक है, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर का सवाल है आपका,
मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? मुहावरा भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर का सवाल है आपका। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। उसने जोर जोर से रोने लगा। वाह, ये तो इनकरेक्ट है ही। बोल रहा है कि शुद्ध कौन सा है? आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। इस किताब का क्या मूल्य है? बोल रहा है शुद्ध बताइए। तो इसमें 3 इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। एक शुद्ध आपको देखना है कौन सा शुद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है शुद्ध है। ठीक है, इस किताब का मूल्य क्या है? यस, एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते वरना देर हो जाएगा। जल्दी से लगाना भी है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना हम भूल गए, इसमें जो है हम सिर्फ हिंदी और जीके जीएस को देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम अब आपको बता दिए थे सिर्फ हिंदी देखते हैं और जीके देखते हैं और जीएस यानी कि जनरल साइंस को भी देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग जो है वो हम इसमें नहीं करा रहे हैं, केवल हिंदी और जीके जीएस का मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रुचि हो इसमें तो जरूर आप लगाइए। और यूनिक बुक का ये जो सेट हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, पहला फिर देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, माँ ने कहानी सुनाई, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, वे आज मथुरा से आएंगे। इसमें आपको अशुद्ध बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यानी कि उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, यह एक इनकरेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर का सवाल देखते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संक्षेप। समास को क्या कह सकते हैं, यानी कि एक संक्षेप भी बोल सकते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर का सवाल है आपका। जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 18 नंबर का सवाल है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में अलंकार क्या है? देख रहे हैं दोस्तों अलंकार का कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अलंकार आप जरूर देख लीजिएगा। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर का सवाल है आपका। रूपक अलंकार है। पियो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 20 नंबर का सवाल। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी मानो, छतियाँ की छाह राखियो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्प्रेक्षा नामक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 21 नंबर का सवाल। जिसके हृदय में दया नहीं उसे कहते हैं, दया होगा यहाँ पे, ये बिंदा नहीं है। ठीक है, तो जिसके हृदय में दया नहीं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्दय, उसे निर्दयी कहते हैं, यानी है ना, निर्दय। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 22 नंबर का सवाल है आपका। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है। ट वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, सामाजिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना या समस्त नवरसों की व्याप्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 3 करेक्ट है। केवल 1 और 3, 1 ये वाला हो गया और 3 ये वाला हो गया। ट वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य या वीर रस की व्यंजना ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 23 नंबर का सवाल। दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ है, क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चय, निश्चय नहीं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय वाचक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 24 नंबर का सवाल। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें शब्द शक्ति है। तो दोस्तों कल भी आया था एक शब्द शक्ति से, आज भी सेट में जो है शब्द शक्ति से आया है, तो शब्द शक्ति भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि व्यंजना। ठीक है, व्यंजना
जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 25 नंबर का सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही हैं, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर का सवाल है आपका, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर का सवाल है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, नई जोड़ अक मतलब नायक, नई जोड़ अक नायक, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा नायक का? नई जोड़ अक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर का सवाल है, भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। ठीक है, भीम को 10 हाथियों के बराबर बल था, यानी कि अतिशयोक्ति उसको कहा जा रहा है कि यानी कि जरूरत से ज़्यादा अधिक है ना, अधिक वाली चीज़ों में अतिशयोक्ति नामक अलंकार लगता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 29 नंबर का सवाल है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दादा नानी है ना, दादा दानी, भेड़ बकरी, लेखक कवि, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बताइए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है जोड़ा सही है। लेखक का लेखिका होना चाहिए, दाता का दानी कैसे हो गया, दाता का दात्री होना चाहिए, भेड़ बकरी, भेड़ के साथ भेड़ी होना, यानी भेड़ीन होना चाहिए है ना, तो बकरा के साथ बकरी होना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ आपका 30 नंबर सवाल है और इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। कल भी इस तरह का एक सवाल आया था गद्यांश वाला, तो गद्यांश को पढ़ करके उत्तर आपको देना है। इसमें आपको बताए थे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, गद्यांश पढ़ने का ज़्यादा जरूरत है भी नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या करे, भारत माता का सपूत किसे माना गया है? अच्छा एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा है ना, तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल के सवाल में नहीं भी पढ़ते तो सवाल बन सकते, इसलिए एक बार पहले आपको क्वेश्चन देख लेना ज़्यादा जरूरी होता है गद्यांश वाले में, वरना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। देखिए क्या कहा गया है, भारत माता को हम नमन करते हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। वाह, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहलहाती यानी कि लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। ठीक है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, यानी कि भारत माता का सपूत किसे कहा गया, यहाँ पे के हो गया, का होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, सभी धर्म के लोगों को। ठीक है, भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? तो सभी धर्मों के लोगों को। ठीक है, सभी धर्मों के लोगों को, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ से हमारा विज्ञान शुरू हो रहा है। 86 नंबर से स्टार्ट हो रहा है विज्ञान, और इससे पहले मैथ था, इंग्लिश था है ना, तो वो सब हमने स्किप कर दिया। बताइएगा तो उसको भी कमेंट करके बताइए, तो उसको भी हम जो है मैथ रीजनिंग को भी देखने का जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान। देखिए कहा गया, खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। इनमें से इससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण, क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इनसे हमको प्राप्त होता है। ठीक है, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आपका 87 नंबर का सवाल फिजिक्स से है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम मीटर। प्रतिरोधकता जैसे ही आ गया ओम मीटर लगाना है, और प्रतिरोध कहे तो सिर्फ ओम होगा। ये जो आप ओम देख रहे हैं, ये सिर्फ प्रतिरोध का है। ठीक है, यदि प्रतिरोध बोले, प्रतिरोध यानी कि यहाँ तक बोले, ठीक ना, प्रतिरोध तक का बोले तो ओम, या लेकिन कता लग जाए यानी कि प्रतिरोधकता लग जाए तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 88 नंबर का सवाल है आपका। देखिए सवाल क्या कहा गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का
0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, यानी कि पृथ्वी पर इसके मान के बराबर, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर, यानी कि जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा, यानी कि आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 89 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से भारत के, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आप लोग को सेट लगाने में सही होगा। चलिए, कहा गया है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में सोपानी फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 29 नंबर का सवाल कहा गया है किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में, शायद कल भी ये सवाल आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाना है, बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट ए करेक्ट होगा, यानी कि बैक्टीरिया। कल एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था कल के सेट में, किंगडम मोनेरा में शामिल है तो बैक्टीरिया शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 29 नंबर का सवाल, कल का यदि आप लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा उसको। देखिए अगला सवाल है आपका, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि डायनेमो। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए हमें डायनेमो का यूज करना होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 92 नंबर का सवाल है आपका, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयनिक बंध बनाता है। ठीक है, आयनिक बंध तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आयनिक बंध। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 93 नंबर का सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 94 नंबर का सवाल है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वर्ल्ड पर्यावरण डे है ना, वर्ल्ड पर्यावरण को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल, विश्व पर्यावरण दिवस। इंग्लिश थोड़ा सा वीक है मेरा। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यहाँ पे है 95 नंबर का सवाल, छुई मुई के पौधों की पत्तियाँ का झुकना किसके कारण होता है। छुई मुई यानी कि छूते हैं उसको तो पौधा देखते हैं मुरझा जाता है फटाक से, तो बोल रहा है कि छुई मुई के पौधों की पत्तियाँ झुकना किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण, याद रखिएगा टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण, तो 95 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 96 नंबर का सवाल है आपका, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव का भार लगने वाला दाब, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगने वाला दाब होता है, यानी कि निर्भर करता है, किन चीज़ पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, है ना, इसका राइट आंसर होगा, अरे यार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। द्रव रखने वाले पात्र, एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव का लगने वाला दाब पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 97 नंबर का सवाल, छोटा ही कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए, एक बालक अपने घर से पूर्व की दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है। ठीक है, पुनः 1000 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा। देखिए ये तो फिजिक्स का सवाल है, लेकिन एक मैथ टाइप में भी हो गया है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं आपको कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूर बना लीजिएगा दोस्तों, 1-2 न्यूमेरिकल भी पूछ ही लेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड उसका औसत वेग होगा। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, तो 97 का आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 98 नंबर का सवाल, कहा गया है कि दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुने, यानी कि यह क्या है, 1 नंबर पहले को क्या नाम होगा, दूसरा का नाम क्या होगा, तीसरा का नाम क्या है, चौथा का नाम क्या होगा, ये आपको क्रम बताने के लिए बोल रहा है। आपका ऑप्शन नीचे है दोस्तों, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, अग्र, पंडिक, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, पूंछ, इस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो जाएगा। अग्रपिंडिक, सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे, अग्रपिंडक है ना, अग्रपिंडक बोलेंगे, फिर नाभिक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पूंछ। ठीक है, पूंछ तो वैसे भी लास्ट में होगा, तो सब देख रहे हैं कॉमन सब में पूंछ दिया गया है, तो आपको ध्यान से लगाना है। सबसे पहले आगे वाले भाग को अग्रपिंडक बोलते हैं, उसके बाद नाभिक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पूंछ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम वापस से बड़ा करते हैं। 29 नंबर का सवाल है आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि बैंगनी। ठीक है, बैंगनी, बैंगनी जो है बहुत ज़्यादा अधिक विचलित हो जाता है, इसलिए ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे पाता है। और लाल जो रंग होता है वो उसका विचलन कम होता है और उसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है, इसलिए जो खतरे की निशानी के लिए हम लोग क्या किस चीज़ का यूज करते हैं, यह भी पूछा गया सवाल है। खतरे की निशानी के लिए कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा लाल रंग का, लेकिन यहाँ पे लाल रंग नहीं पूछा गया, बोल रहा है कि किसका विचलन अधिक होता है, तो जिसका विचलन अधिक होता है वो दिखाई हमें कम पड़ता है। तो श्वेत प्रकाश में जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो बैंगनी का जो रंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है, इसलिए हमको दिखाई कम पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी का, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 100 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक अम्ल है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी कितना हो गया, C3 हो गया, और H कितना है, A1 2 3 4 5 6, यानी कि H6 और O2। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह का जो आपको सिंबल दिख रहा है यही प्रोपेनिक अम्ल का सिंबल है। ठीक है, यही क्या है, प्रोपेनिक अम्ल का सिंबल है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 101 नंबर का सवाल है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडी होती है, या फिर ताप बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी हो जाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान वस्तुएं क्या होती है, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे आपका 102 नंबर का सवाल, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र माना जाता है किसको, राइबोसोम को, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, राइबोसोम किसका केंद्र है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 103 नंबर का सवाल है, 5 जून डैश कहलाता है, 5 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस। अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर में देखे थे, उसमें हमको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे रखा था 5 जून वाला, और यहाँ पे 5 जून पूछा गया है, बोल रहा है कौन सा दिवस मनाया जाता है उस दिन, तो विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 104 नंबर का सवाल है आपका, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु है, वह कौन सा परमाणु है। जैसे 287, तो इसमें यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो तो क्या कीजिएगा आप, ये 2 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, सबको जोड़ लीजिए। उसके बाद आपको एक तरफ से यदि आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इस तरह करके यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 8 2 10 कितना हो गया, 8 2 10 और 10 और 7 कितना हो गया, 17। तो निश्चित ही 17 किसका होता है दोस्तों, राइट आंसर आपके पास सी होगा, यानी कि क्लोरीन को, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वह 17 होता है। तो पूछा गया परमाणु कौन सा है, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 105 नंबर का सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका जो है डी करेक्ट होगा, यानी कि केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है, केंद्रक झिल्ली से वह घिरा हुआ नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो केंद्रक की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है, याद रहेगा। और यहाँ से आपका जीएस तो खत्म हो गया और जीके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है आपका, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है ये। चलिए पहला यहाँ 106 नंबर सवाल है, वहाँ से कितना खत्म हो गया था, 105 नंबर सवाल खत्म हुआ था, 106 हम देखते हैं आगे सामाजिक विज्ञान यानी कि जीके को। ठीक है, देखिए पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है, यानी कि उसमें खुला हुआ है, मिला हुआ है ना, निहित है, निहित मतलब उसके अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। ठीक है, थोरियम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 107 नंबर का सवाल है आपका, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बहुजन समाज पार्टी,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांसीराम, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और आपका सवाल है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी थी, यानी कि लगी है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो अभी भी 2011 का जनगणना ही चल रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.8%, ठीक है। 3.8% भारत की जो आबादी है वह द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे है आपका 109 नंबर का सवाल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका जो है सी करेक्ट होगा, ठीक है। 1919 में, याद रखिएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन 109 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और आपका अगला सवाल है 110 नंबर का सवाल। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास की स्थिति को अगर हम आधार माने तो संसाधनों को हम किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संभावित विकसित स्टॉक या फिर रिजर्व के रूप में भी हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका 111 नंबर का सवाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 112 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्का। मक्का जो फसल यह बाजरा नहीं है, ठीक है। ज्वार रोगी बाजरा पूछा, निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरा नहीं है? बाजरा भी एक फसल होता है, शायद हमको तो पता नहीं है दोस्तों, वैसे पता नहीं सवाल का कहने का क्या मतलब है। पूछ रहा है बाजरा नहीं है, सवाल का तो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। खैर राइट आंसर तो आपका मक्का ही होगा, ठीक है, मक्का होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 113 नंबर का सवाल है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हिरोशिमा पर, ठीक है। हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 114 नंबर का सवाल है आपका। कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा, पागल या फिर दिवालिया लोगों को, ठीक है। पागल या फिर दिवालिया जो व्यक्ति होता है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी वयस्क व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, वोट देने का अधिकार हमारे अम्बेडकर बाबा साहब ने सबको दिया है। लेकिन पागल या फिर दिवालिया लोग वो वोट नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि उसे समझ ही नहीं होगा किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन हमारे देश को अच्छी तरीके से चला सकता है ना। तो चलते हैं फिर अगले सवाल पे और यहाँ पे आपका 115 नंबर का सवाल। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? इजाद का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि प्रकाशित किसने किया, है ना, इजाद किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन विलियमसन ने, ठीक है। जॉन विलियमसन ने, और कब किया? तो 1990 ईस्वी में भूमंडलीकरण शब्द नामक का इजाद किया, यानी कि प्रकाशित किया। अगले सवाल पे चलते हैं, 116 नंबर का सवाल है आपका। राष्ट्रीय संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कितने राष्ट्र थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 51 सदस्य थे, 51 राष्ट्र थे, ठीक है। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में 51 राष्ट्र थे, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों इसको राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेरो विद्रोह से, ठीक है। चेरो विद्रोह से कौन संबंधित है? चूड़ामन राय। चूड़ामन राय चेरो विद्रोह, याद रहेगा, चेरो चूड़ामन, चेरो चूड़ामन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और यहाँ पे है आपका 118 नंबर का सवाल। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका जो है बी करेक्ट होगा, 4096, है ना, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। और आपको बता दें कि भारत जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही सबसे लंबी दूरी इसका बनता है, यानी कि 4096। उसके बाद चीन है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है ना, फिर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के बाद फिर है नेपाल, फिर है म्यांमार, फिर है भूटान, फिर है अफगानिस्तान, इस तरह करके। तो सबसे ज़्यादा लेकिन जो किसका दूरी है तो बांग्लादेश का ही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में पे चलते हैं और 119 नंबर का सवाल है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका जो है इस सवाल का आंसर जो है डी करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि 1106 व्यक्ति, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 120 नंबर का सवाल है आपका। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए 2018 ईस्वी में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, याद रखिएगा 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 121 नंबर का सवाल है। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैगलन ने। याद रखिएगा मैगलन ने समुद्री मार्ग से सबसे पहले समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण किया था। मैगलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 122 नंबर का सवाल है। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, ठीक है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आपका 123 नंबर का सवाल है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख उमलिंग ला दर्रा, है ना। लद्दाख में है उमलिंग ला दर्रा। संसार की सबसे ऊंची सड़क वहीं पे है, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 124 नंबर का सवाल है और लास्ट ये है अब। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, क्या मस्त नाम है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो डी यानी कि कावेरी नदी पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहीं पे देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में, है ना। 1971 शायद पंचवर्षीय योजना के दौरान ये दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो 1971 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं रीजनिंग आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग बता ही दिए रीजनिंग में, तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, और कमेंट की जगह तो रीजनिंग भी और मैथ को भी लेकर के जरूर चलेंगे। तो बताइएगा, वैसे आप लोग की ज़रूरत के हिसाब के हम लोग सब कुछ करेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पीछे भी इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पिछला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो जय हिंद तब तक के लिए।